हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी समझ में आता है। तो वो एक दो वीडियो और वेट करे, फिर मैं वैसा कंटेंट लेके आऊँगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। और मैं कुछ और देख रहे हैं, जैसा आप लोग का इस वीडियो में हमारे लेक्चर सीरीज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं और अपने तरफ से कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज ये वीडियो लेट आने का कारण है क्योंकि मैं ड्यूटी चला गया था और वहाँ से आने में थोड़ी लेट हो गई, तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो मैं और कुछ अच्छा करने वाला हूँ ताकि मैक्सिमम सिलेक्शन हो आप लोगों का हमारे इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कल मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें सिलेबस के बारे में फिर से चर्चा करूँगा। बहुत लोग परेशान है क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, तो मैं एक डिटेल डिस्कशन लेके आऊँगा। जैसा कि एक बार वीडियो पॉज करके मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये इमेज शेयर किया था, और ये इमेज शेयर किया था और उसमें मैं आप लोगों को ये बताया था कि पिछले बार जो 30 क्वेश्चंस आया था वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही लाइन बाई लाइन उठा के दिया हुआ था। ये मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कौन से क्लास से कहाँ से क्वेश्चंस आया था। ये 10th जो लिख रहा है ना, 10th और 8th में लगभग सेम ही सिलेबस है, तो जो 10th में मिलेगा वो 8th में मिल जाएगा। और बहुत सा ऐसा 9th में चीज़ मिलेगा वो 7th और 9th में लगभग सेम ही मिलता है, ऑड ऑड के क्लास के साथ और इवन इवन के साथ। तो सिलेबस में आप लोग बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स ना होइए, सिर्फ आप लोग एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ लीजिए साइंस और लेबोरेटरी के लिए, तो वो दोनों आपका काम कर जाएगा। ठीक है, और बाकी इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जो है वो आप खुद से कीजिए। उसमें जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उतना आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वन बाई वन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि टू प्रिपेयर अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ अ स्टार्च। तो एक हमको क्या करना है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है स्टार्च के साथ। तो ये प्रैक्टिकल मैनुअल लैब मैनुअल का जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस है। तो इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद वाले में 15 क्वेश्चन दिखेंगे। जो बैक टू बैक आपको वीडियो दिखेगी, थोड़ी लेट नाइट तक वो वीडियो आ जाएगी, तो बनाने में हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक मैं कोई चीज़ खुद से अपने आप को उस पर कमांड नहीं कर लेता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता। जैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें क्वालिटी थोड़ा सा लूज हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको ये आपको बताना, ये मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च बनाना है। ठीक है, तो प्रिपेयर एक कोलोडल सॉल्यूशन बनाना है किस चीज़ का, स्टार्च के साथ। तो कह रहा है कि ऐड स्टार्च पाउडर को आप बॉइलिंग वाटर में ऐड कर दीजिएगा तो घुल जाएगा, एंड उसको ठंडा कर दीजिए। फिर दूसरा में कह रहा है कि स्टार्च पाउडर जो है उसको कोल्ड वाटर में ऐड कर दीजिए और फिर उसको बॉयल कर दीजिए। यानी कि पहले एक बार पहला क्वेश्चन में कह रहा है ठंडा पानी में डाल के उसको, मतलब गर्म पानी में डाल के ठंडा कर दीजिए, तो स्टार्च घुलेगा या नहीं घुलेगा। और ये कह रहा है स्टार्च को ठंडा पानी में डाल के गर्म कर दीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर कह रहा है हीट स्टार्च पाउडर, पहले स्टार्च पाउडर को ही गर्म कर लीजिए एंड उसको फिर ठंडा पानी में डाल दीजिए और फिर उसको बॉयल कर दीजिए। तीनों में स्टार्च को डायरेक्टली पानी में मिक्स करने के लिए कह रहा है। तो आपको तो पहले भी पता होगा कि स्टार्च पानी में मिक्स ही नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा में क्या कह रहा है, ऐड अ थिन पेस्ट ऑफ अ स्टार्च इन अ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, हाँ, जब वो थिन पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में रहेगा तो नहीं घुलेगा, लेकिन जब वो पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म बना हुआ रहेगा, तो वो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कि ऐड अ थिन पेस्ट ऑफ अ स्टार्च टू बॉइलिंग वाटर, तो इसका आंसर ये है। समझ में आया? पहले से उसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाए हुए थे, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग मिला दिए। तो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, हम हर एक चीज़ को हिंदी में ही समझाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप हिंदी हिंदी करते रह जाएगा तो आप क्वेश्चंस अच्छा मिल नहीं पाएगा फिर आपको। तो कह रहा है कि टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड। ठीक है, ये आयरन सल्फाइड लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, यानी कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्स करके क्या बनाया जा रहा है, आयरन सल्फाइड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कॉपर डिश में उसको बनाएंगे कि वॉच ग्लास में बनाएंगे कि चाइना डिश में बनाएंगे कि पेट्री डिश में बनाएंगे। तो देखिए ऐसा चीज़ में बनाएंगे जिसका क्या हो, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पे ये सब मेल्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पेट्री डिश को मतलब यूज़ करेंगे। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। थर्ड वन अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट है ना, NaCl, A mixture of common salt and ammonium chloride is heated. Ammonium chloride मतलब NH4
Cl। ये फार्मूला आप लोग याद करते चलिए। एक फार्मूला वैलेंसी वाला वीडियो जो है 3 या 4 लेक्चर होगा, वो हम अपने चैनल्स पे कल या परसों शाम तक में लोड कर देंगे। वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। उतना आप देखिएगा तो आपका केमिस्ट्री का जो छोटा छोटा डाउट है ना, वो दूर हो जाएगा और 2-3 क्वेश्चंस आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो वीडियो बहुत ही काम का है। तो यहाँ पे समझ में आया, कह रहा है कि वेन अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, ये दोनों को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सॉलिड कॉमन सॉल्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन अ, ठीक है, कलर प्लेट। अच्छा, मतलब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा और आपको समझाना पड़ेगा हमको। ये कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को तो लिया गया है, NaCl को लिया गया है और प्लस NH4Cl। यहाँ पे देखिए फनल की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक इस तरह का डिवाइस, ये मतलब चाइना डिश वगैरह लिया हुआ है, इसमें ये दोनों मिक्सचर रख दिया गया है। इसके ऊपर एक फनल कीप रखा हुआ है और इसके ऊपर एक ये लगा हुआ, और ये ऐसे यहाँ कॉटन लगा दिया, नीचे बर्नर वगैरह लगा के हम लोग हीट भी कर रहे हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये है। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़िए कि कॉमन सॉल्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द कलर पार्ट ऑफ द फनल। फनल के इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। वाइल सॉलिड अमोनियम क्लोराइड रिमेन्स ऑन द चाइना डिश। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपको पहले से पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, उधर पातन होता है, सबलाइम हो जाता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है। तो कूलर पार्ट है, सॉरी कलर इसको पढ़ दिए थे, कूलर पार्ट ऑफ द फनल, यानी कि जिधर जिधर ठंडा पार्ट होगा उधर जम जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से गर्म होकर उड़ेगा तो वो जहाँ जहाँ उसका सरफेस ठंडा होगा फनल का मतलब कीप, उस पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड कभी वाष्प तो बन ही नहीं सकता, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रीनिश। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें NH4 है, वो तो डायरेक्टली वाष्प बन के उड़ जाएगा, ये हमको पता है। अमोनियम क्लोराइड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द फनल। चलिए ये तो यहाँ तक सही कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, डिपॉजिट होगा। एंड द सॉलिड कॉमन सॉल्ट रिमेन्स इन द चाइना डिश। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है तीसरा नंबर, कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा कि यहाँ सबलाइम हो जाएगा, यानी कि उसका उधर पातन हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली जो सॉलिड गैस में बदल जाता है, और ये फनल कीप के चारों तरफ क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कॉटन लगा हुआ रहेगा तो कॉटन में भी कलेक्ट हो जाएगा, और जो नमक है वो नीचे में ही बच जाएगा, जो नमक है वो क्या हो जाएगा, नीचे में भी बच जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब ये चौथा नंबर भी हम बता देते हैं आपको कि ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फनल। तो नहीं, फिर से ये जब ये इसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुआ गर्म करने से। अगर गर्म करने से चेंजेस होता तो आप बाजार में गए हैं, ठेले पे क्या होता रहता है, भूंजा, उसमें भूंज के भेजते रहता है। जो नमकीन आपको खाने में लगता है वो नमक में ही तो भूंजता है। समझ में आया। तो ऐसा नहीं है। टू चेक द कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग किए थे, एक थर्मामीटर लिए थे, इसमें एक कॉटन यहाँ लगा हुआ था, तो एक में पानी में डुबा के लगाए थे, एक में एल्कोहल में डुबा के लगाए थे, याद है, और एक में हम लोग ईथर में डुबा के लगाए थे। तो बोले थे कि ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, कूलिंग कॉज करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्या कह रहा है, टू चेक द कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि आपको बताना है कि एल्कोहल जो के इवेपोरेशन होने से, एल्कोहल का जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग कॉज करता है, ये आपको बताना है। ठीक है। कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो पूछ रहा है कि कौन वाला इसका आंसर होगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन कह रहा है कि द थर्मामीटर्स ऑफ इज फर्स्ट डिप इनटू द अल्कोहल एंड देन लेफ्ट इन एयर टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोटेड विथ टाइम। पहला ऐसा कह रहा है कि थर्मामीटर को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में डिप कर देंगे और उसको एयर में रख देंगे और फिर देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे गिर रहा है। फर्दर आगे कह रहा है कि आप लगा कॉटन इज डिप्ड इनटू द अल्कोहल। ठीक है। यानी कि एक कॉटन को हम लोग जो अल्कोहल में डिप किया हुआ कॉटन क्या करेंगे, प्लग कर देंगे। ठीक है। और अटैच टू द वल्व ऑफ द थर्मोमीटर के वल्व से उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। देन केप्ट इट अंडर फैन में उसको रख देंगे, और डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। यानी कि पहला क्या कह रहा है कि अल्कोहल में डूबा हुआ जो कॉटन है, रुआ, उसको थर्मामीटर के नीडल आगे जो टिप होता है उस पर लगा देंगे, और डिक्रीज जो टेम्परेचर घट रहा है वो नोट करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि कॉटन का जो होता है थर्मामीटर के टिप में लगा देंगे डुबा के अल्कोहल में,
और फिर उसको हवा में रख देंगे, पंखा में रख देंगे। तीसरा में क्या कह रहा है कि उसको सन वाला टेम्परेचर में कर देंगे। और चौथा में कह रहा है प्लग द कॉटन टिप इन द अल्कोहल एंड अटैच टू द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डिक्रीज, यानी कि चौथा में कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। तो आप खुद ही समझदार हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा। जब उसमें ये पहला तो क्या करें हैं हम लोग, डायरेक्टली हवा में छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पंखा का हवा दे रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, धूपा में रख दे रहे हैं। तो इसमें खुद ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नया काउज इफेक्ट क्रिएट कर दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। और नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, जिसमें उसको कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई काउज डिस्टर्ब ना करे। तो चौथे वाले में क्या हो रहा है, उसको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, चौथा सही होगा। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें पाँचवा का, तो पाँचवा नंबर में जो है वो देखिए क्या कह रहा है कि वाइल डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर पीसेज यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि एक आपके पास क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। किसका डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, एक आपके पास कॉपर का मेटल है। मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, एक सिलेंडर जो इस तरह का हम लोग पढ़े हैं, मेजरिंग सिलेंडर इसमें ऐसे बना हुआ रहता है, ग्रेजुएटेड रहता है, ठीक है। सीमा कैरिड आउट द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर, सीमा ये प्रोसीड्यूर की है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसीड्यूर सही होगा। तो सबसे पहला सीमा जो की है वो मतलब कि पहले नोटेड द वाटर लेवल मेजरिंग सिलेंडर, पहले वो क्या करी कि द वाटर लेवल ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर का नोट कर ली पीस का। तो ये पहला तो सही है, पहला तो यही करना चाहिए। इमर्ज द कॉपर पीसेज इनटू द वाटर, तो ये भी सही है, पहला के बाद दूसरा में हम ये करेंगे ही करेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, नोट द वाटर लेवल ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर विथ कॉपर पीस, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। चौथा क्या कह रहा है, रिमूव द कॉपर पीस फ्रॉम द वाटर इमीडिएटली वेट यूजिंग ए प्रिंग वैलेंस, तो नहीं, ये चौथा गलत है। जब आप रिमूव कर दीजिएगा तुरंत से उसको पानी में डालकर और हटा ही दीजिएगा तो फिर नोट कैसे कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बस भिंगाने के लिए डालेंगे और बाहर निकाल लेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि रिमूव द कॉपर पीस फ्रॉम द वाटर इमीडिएटली, ठीक है। बेटेड बे, ठीक है। वेग्ड इज यूज्ड यूजिंग ए पिगरिंग बैलेंस, ठीक है। पिगरिंग बैलेंस उसका बेट यूज कर लेंगे। तो मतलब उसको अलग से ऐसा तराजू जो होता है ना, ये वाला तराजू, इससे हम लोग बैलेंस वेट मेजर कर लेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पानी कितना डिस्प्लेस होता है उससे हम लोग देखते हैं, समझ में आया। तो ये चौथा वाला प्रोसेस गलत है। पहला भी प्रोसेस सही है, दूसरा, पहला के बाद दूसरा होगा, दूसरा के बाद तीसरा होगा, लेकिन तीसरा के बाद चौथा नहीं होगा। चौथा क्या होगा, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो कह रहा था कौन सा स्टेप इसका रॉन्ग है, तो चौथा वाला स्टेप रॉन्ग है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक यहाँ पे लिक्विड छूट गया है। तो एक लिक्विड का टेम्परेचर टाइम ग्राफ स्लॉट कर ड्रॉ किया गया है, यानी कि एक लिक्विड को एक पहले गर्म कर दिया गया और फिर उसको नेचुरली छोड़ दिया गया, और टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर रहा है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, लिक्विड का टेम्परेचर पहले एक्सपोनेंशियली गिरता है और फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जब लिक्विड बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। आप देखे होंगे, खाना वगैरह खाते होंगे तो दाल वगैरह लेते होंगे, तो सब दाल जब पूरा गर्म निकल के आता है तो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, लेकिन जब कम बचता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ये वाला जो कौन सा कंसेप्ट ये इसमें किस में हो रहा है देखिए। तो पहला में तो ऐसा हो नहीं रहा, पहला बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो ही नहीं। दूसरा में ये कह रहा है इस वाले फिगर में कि कुछ देर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है फिर घट रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है फिर, और ये सही है कि इसमें तेज़ी से घटा और फिर कांस्टेंट हो गया। इसमें पहले तेज़ी से घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर तेज़ी से घटने लगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये भी गलत है। ऐसे हो रहा है मतलब तेज़ी से घटना, और ऐसे होने लगा मतलब कांस्टेंट धीरे धीरे हो रहा है, कम घट रहा है, फिर ऐसे हुआ तेज़ी से घटा, समझ में आया। तो बी नंबर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, डी नंबर है। फर्दर आगे हम लोग बात करें, कह रहा है कि ए लेबोरेटरी हैड अ फॉलोइंग अपरेटस अवेलेबल इन इट, ठीक है। एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी हैड अ फॉलोइंग अपरेटस, यानी कि उसके पास इतना सा अपरेटस अवेलेबल है। कौन कौन अपरेटस अवेलेबल है दोस्तों, तो कह रहा है 2 थिन हैलो वुडन ट्यूब, यानी कि 2 इस तरह का ट्यूब है हॉलो, समझ में आया। और कह रहा है कि एन इंटेंस ब्रॉड सोर्स साउंड, यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा सोर्स साउंड प्रोड्यूस करने वाला है, और एक पॉइंटेड सोर्स है, इस तरह का साउंड पॉइंट वाला सोर्स प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। आ शार्प पॉइंटेड डिफेक्टर, ठीक है, आ शार्प पॉइंटेड डिफेक्टर, यानी कि एक डिफेक्टर भी है इसके पास।
पॉलिश मेटल सीट भी है और पेंटेड थर्मोकोल सीट भी है, इसके पास पेंटेड थर्मोकोल सीट भी है। तो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट इज एक्सपेरिमेंट वेरीफाइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें से कौन कौन वाला यूज होगा, ठीक है, ये इससे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यूज होगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ पे हॉलो ट्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला लगाना पड़ेगा। 3 चीज़ हमको चाहिए। यही 3 चीज़ पढ़े होंगे ना, पहले तो हम इस तरह का साउंड वाला एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाए थे। तो ये तो मेटल का सीट का होता है, आपको पता है एकदम फाइन पॉलिश्ड मेटल होना चाहिए, यानी कि ई तो होगा ही होगा, है ना। तो ई वाला होगा, या शार्प पॉइंटेड डिफ्लेक्टर, ये भी सही है। मेटल सीट ज़्यादा अच्छा ये है, एक शार्प पॉइंट ठीक है डिफ्रैक्टर, यानी कि साउंड को परिवर्तित करने वाला ये है डी नंबर। तो डी नंबर तो आपको होगा ही हो, तो ये या तो डी लेंगे, नहीं तो ये ई लेंगे, नहीं तो एफ लेंगे। तो हम लोग किसको कंसिडर कर लिए, डी को कंसिडर कर लिए। समझ में आया, ये तीनों तो रिफ्लेक्टर ही है ना। तो तीनों रिफ्लेक्टर में हम लोग क्या लिए हैं, ये डी नंबर रिफ्लेक्टर ले लिए, क्योंकि डी क्या है, ज़्यादा सही है। तो डी जब हम लोग ले लिए, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि और क्या क्या ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे पहला तो सही हो गया डी, तो डी किस में है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, तो अभी सब ऑप्शन हो सकता है। तो 2 थिन हॉलो ट्यूब भी चाहिए, तो अभी ये तीनों में ए है, तो ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया। अब सी या डी, तो देखिए हमको पॉइंटेड सोर्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉइंटेड सोर्स। तो पॉइंटेड सोर्स किस में है, इसमें नहीं है, तो ए होगा या डी आंसर होगा, तो ए या डी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ई का भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है, ए बेल पॉलिश मेटल सीट की भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, डिफ्लेक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे बेल पॉलिश्ड मेटल सीट भी रख सकते हैं या डिफ्लेक्टर भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। 7th के बाद अगर हम 8th में बात करें दोस्तों, तो 8th में क्या कह रहा है कि वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ पल्स ऑफ थ्रू अ स्ट्रेचेज स्ट्रिंग द स्टूडेंट हैड चूज द फॉलोइंग। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट मतलब खींचा हुआ, तने हुआ क्या है, इस तना हुआ एक धागा है, इस पे आपको पल्स को करना है। तो सबसे पहले ये कॉटन का होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हम आपको बताए थे। थिक सिल्क का नहीं होना चाहिए, कॉटन, थिक कॉटन का स्ट्रिंग होना चाहिए। तो कॉटन का स्ट्रिंग क्या होता है, ज़्यादा सही होता है। इसके बाद स्टॉप क्लॉक या टेबल क्लॉक, तो आपको पता है स्टॉप क्लॉक रहेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। यानी कि ये इसमें से हम ऊपर वाले में से कॉटन स्ट्रिंग लेंगे और नीचे वाले में से क्या लेंगे, स्टॉप क्लॉक। तो क्योंकि ये क्लॉक चलते रहेगा तो आप टाइम को कैसे डिसाइड कर पाइएगा, नहीं डिसाइड कर पाइएगा। तो इसका मतलब है कि 8 का ऊपर वाले में से कॉटन स्ट्रिंग, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा, और नीचे वाले में से स्टॉप क्लॉक, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 8 का क्या होगा, डी। 9वां में क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द शेप ऑफ द न्यूक्लियाई इन द 4 ऑफ द ड्राइंग, ठीक है, द स्ट्रेटेड, ठीक है, स्ट्रेट मसल्स फाइबर्स बिलो। यानी कि ये मसल्स फाइबर का जो स्ट्रेट है उसमें से 4 को ये फिगर बनाया गया हुआ है। तो एनसीईआरटी का जब आप फिगर देखिएगा क्लास 10th का, तो आपको पता चलेगा ये वाला फिगर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा गया था, ठीक है। जब वहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो 9th का कौन वाला फिगर दिखेगा, सी नंबर फिगर आपको दिखेगा। तो इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10th की हम लोग अगर बात करें, कह रहा है कि गिवन 4 ऑपरेशंस फॉर प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउथ ह्यूमन चीक। ह्यूमन चीक का मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, ठीक है। रुकिए हम एक यहाँ पे छोटा सा वीडियो चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा वो एक्सपेरिमेंट होता है। देखिए चीक सेल यहाँ पे हम लोग लिए हैं, माउथ से जैसे चीक्स लिए थे और इसी तरह से आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें आपको बताना था। तो आप देखेंगे इसी तरह से चीक सेल, माउथ से चीक सेल क्या किया जाता है, निकाला जाता है और निकाल के फिर उसको एक्सपेरिमेंट में लगाया जाता है आगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में कैसे क्या हो रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले कि आपको वो जो स्लाइड पे बना रहा था ना माउथ से निकाल के, वो कैसे बनता है चीक सेल का, वो जो स्लाइड बनता है, पहले स्लाइड का मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो एक ग्लास होता है। तो क्लिनिक वो स्लाइड पे उस पर वो चीक सेल में सेल अंदर जो रहता है ह्यूमन माउथ के अंदर, तो उसको निकाला जाता है। तो कह रहा है कि प्रिपेयरिंग टेम्पोरिंग माउथ ह्यूमन चीक सेल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग माउथ को अच्छे से साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने वाला किस में लिखा हुआ है,
ये चौथा नंबर में लिखा हुआ है, माउथ विथ फ्रेश वाटर से सबसे पहले क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। तो पहले हमारा 4 नंबर हो जाएगा कि माउथ को हम लोग क्या कर लिए, साफ़ कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें माउथ से हम लोग चीक सेल को निकालेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये पहला में दे रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग माउथ से चीक सेल को निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो उसके बाद हम लोग उसमें 2 से 3 ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्लिसरीन और वगैरह में पुट करते हैं, तो वो मतलब कि चौथा, फिर पहला, फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा किस में दिया हुआ है, तो ये बी नंबर में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है दोस्तों, बी नंबर में दिया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्दर ये सारा का सारा सीबीएसई में जितना भी लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो हमारे पास कलेक्शन है, वो हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा बहुत सालों का ये इस तरह का कलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो पहले हम बहुत काम करते थे स्कूल्स में, तो उसका हमारे पास एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए फिर हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो और ज़्यादा वीडियो भी हम अच्छा अच्छा लेके आएंगे इसके बाद से। तो बस आप लोग हमारे साथ बने हुए रहिए। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं द फीचर्स प्लेस देम सेम फाइलम, तो सेम फाइलम में पोस्ट और टेल, ये दोनों का पोस्ट और टेल जो है एक दूसरे को सेम फाइलम में रखता है। और ये हम एनसीईआरटी का जल्द ही आप लोगों को क्या है ना, टॉपिक करवा देंगे, जिसमें मेन मेन पॉइंट हम ऐसे अंडरलाइन लगा के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्विक फास्ट रिवीजन हो जाए। और हम अपने चैनल से चाहते हैं कि बहुत से जो पोस्ट हैं, कम से कम 50% जो बच्चे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, वो अगर खुद से, हम साइंस तो 60 मार्क्स का मेहनत करवा रहे हैं, और वो बच्चा खुद से अगर इन हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जो भी पेपर्स आ रहे हैं वो सारा कर लेता है, तो हम श्योर शॉट हैं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। इसमें नो डाउट कि नहीं होगा, क्योंकि हम जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है एनवीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आप ऐसा उम्मीद ना कीजिए कि कहीं और से आ जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें 12th नंबर में, तो 12th नंबर में कह रहा है कि द फिगर बिलो शो द सेटअप ऑफ द, ये मतलब कि कह रहा है कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस करवा रहा है। ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड है। तो पहला में जिंक और डाइल्यूट NaOH लिया है, दूसरा में जिंक और NaOH का ये पत्थर लिया है, जिंक और दोनों का टुकड़ा ही है, दोनों स्टोन के फॉर्म में है। यहाँ जिंक और NaOH का प्लेट्स लिया है, यानी कि NaOH सॉलिड के फॉर्म में है और जिंक यहाँ पे लिया है, दोनों सॉलिड के फॉर्म में है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हीट कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे हीटिंग कर रहा है। और इसमें दोनों, ये और ये तो सेम ही है, लेकिन पहला और चौथा में अंतर क्या है, हीट कर रहा है। मतलब दूसरा और तीसरा आपका सेम है, दोनों में अंतर क्या है, एक में हीट किया जा रहा है, एक में हीट नहीं किया जा रहा है। उस तरह से पहला चौथा सेम है, एक में हीट नहीं दिया जा रहा है और एक में हीट दिया जा रहा है। तो आप बताइए किस में ये रिएक्शन होगा, जिसमें हीट दिया जा रहा है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 12 के 4 नंबर में हो जाएगा, आपको हीट उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद 13 में बात करते हैं। 13 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि आयरन रेल was सस्पेंडेड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन केप्ट फॉर अ वाइल, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन नेल को कुछ देर दबाया गया। तो आप इसको याद रखिए कि ये जब फॉर्म बनेगा तो ये ग्रीन कलर का बनता है। ये कैसा बनता है, ग्रीन कलर का बनता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 को, और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में ग्रीन किस में दे रहा है, टर्न ग्रीन। और कोटिंग, इसका भी मैं एक एक प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। देखिए वो तो वीडियो मिल नहीं रहा, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या मस्त डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसी तरह से ये भी रिएक्शन है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आपको कलर याद रखना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट वगैरह वाला क्वेश्चन है, मैं एक डिटेल चैप्टर वाइज वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं बता दूंगा। और ये लगभग सारा सिलेबस है वो 20-25 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी जितना भी है वो परेशान ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला के 25 फरवरी तक सारा क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर जो हो गया वो बी हो गया। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का अगर हम बात करें कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टेस्टिंग द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल जो है करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है आपके लैब में होना चाहिए। तो पहला फिगर में देखिए डायरेक्टली नाक में स्मेल कर रहा है,
दूसरा फिगर में क्या कर रहा है, ये भी डायरेक्टली उसके नोज में जा रहा है, तीसरा भी डायरेक्टली नोज में हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ग्लास में ऐसे ले लिया और हाथ से आगे अपनी ओर थोड़ा थोड़ा उसके स्मेल को ला रहा है, तो ये सबसे गुड मेथड है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर का ये। और ये भी इस वीडियो का लास्ट नंबर 1 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स, ठीक है, इट एक्सपेरिमेंट इज डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, स्टूडेंट ऑब्टेन द शार्प इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, ऑफ अ ट्री बिहाइंड द लेंस। यानी कि देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे कोई इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऐसे यहाँ से ये फोकस पे, इन्फानाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस पे क्या होता है, उसका इमेज ऐसे बनता है। तो वो फोकस पे इमेज क्या कर रहा होगा, ऑब्टेन कर रहा होगा। तो स्क्रीन क्या है, स्क्रीन तो बस इसीलिए है ना कि हम किसी इमेज को ऑब्टेन बना लेते हैं। तो स्क्रीन की जगह हम अपने आँख को भी रख देंगे तो क्या होगा, वो इमेज अच्छे से दिखेगा। और कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड, जैसा है वैसा ही दिखेगा। तो यानी कि जब हम लोग उसके आँख को वहाँ पे रखेंगे तो नो स्क्रीन, जब स्क्रीन नहीं रहेगा तब भी वो इमेज कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड ही दिखेगा, ठीक है, कंटिन्यूस दिखेगा। तो ये आंसर कौन सा होगा, इसका ए नंबर आंसर होगा। अब ये लाइट में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन्स होगा, तो लाइट का मैं जब चैप्टर करवा दूंगा तो वो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। तो हम चैप्टर किस तरह से करवाएंगे वो देखिए, 7th प्लस 9th को एक साथ हम लोग असेंबल करके कर लेंगे, क्योंकि 7th में जो सिलेबस है वही लगभग 9th में, 9th में थोड़ा एडवांस फॉर्म में है। और जो 8th में सिलेबस है वो 9th 10th का सिलेबस है, तो 8 और 10th को कंबाइन करके कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आसान। तो ये वीडियो में इतना ही। इसके बाद लेट नाइट में आपको 15, जो 1 से 15 तक हम लोग अभी किए हैं, तो 15 से 30 तक का फिर से एक वीडियो में और दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और नीचे अभी लास्ट तक देख रहे हैं तो लास्ट एक बार ज़रूर से लिख दीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको देखने के बाद आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो में।